ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बिना ज्योतिष शास्त्र में भविष्यवाणियां या घटना के समय का निर्धारण संभव ही नहीं है, जिसे विशिष्ट प्रकार से विभिन्न ऋषियों ने विभिन्न दशाओं में वर्णन किया है ना। विभिन्न दशाएं कही गई है, शास्त्र में कहा गया है। तो घटना के समय का निर्धारण का महत्वपूर्ण दो कैलकुलेशन है, एक दशा, दूसरा गोचर, है ना। तो दशा और गोचर के आधार पर कुंडली में जो योग आपने पाए हैं, यानी जो जो कार्य व्यक्ति के जीवन में होंगे, शुभ और अशुभ, वह कब घटित होंगे, किस पीरियड में घटित होंगे, कितनी दरमियान वह शुभत्व और पापत्व रहेगा, किस प्रकार का शुभत्व और पापत्व रहेगा, विवाह कब होगा, संतान कब होगी, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े अचीवमेंट कब होंगे, नौकरी कब लगेगी, व्यापार व्यवसाय कब शुरू करना है, हर जीवन की हर घटना कब अपना रूप लेगी, शुभ या अशुभ, वह निर्धारण में दशा और दशा के साथ गोचर का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। और इन दोनों के निर्धारण से, इन दोनों के विश्लेषण से यह तय किया जाता है कि उस घटना के घटित होने का समय क्या रहेगा। तो दशा वर्णन पे बात करते हैं। दशा जो है, दशा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। पाराशर जी ने जो दशाओं का वर्णन किया, वो कहीं पे 43 लिखा हुआ है, कहीं पे 50 दशाएं पाराशर भगवान ने कही। मुख्य रूप से 10 दशाओं का विशेष विश्लेषण है। जमिनी ऋषि की 13-14 दशाएं हैं। इसके साथ साथ स्पेशल दशा में कालचक्र दशा है, जिसका विशेष विश्लेषण किया जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नक्षत्र आधारित दशाओं में योगिनी दशा विशेष है। और वर्षफल कुंडली के निर्धारण में जो दशाओं का वर्णन किया जाता है, उसमें मुद्दा दशा है, पात्यानी दशा है ना, योगिनी दशा है, उनका विश्लेषण किया जाता है। तो विभिन्न दशाओं में जो महत्वपूर्ण है, उनका विश्लेषण हम सर्वप्रथम करेंगे। देखिए, शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ग्रह की दशा, पहला, हर ग्रह की दशा आती है। वह दशाएं विभिन्न प्रकार की हैं, जिनमें 10 दशाओं का या 11 दशाओं का विश्लेषण विशेष प्रकार से किया जाता है, जिनकी गणना नक्षत्र के आधार पर की जाती है। भाव की दशा, जो सुदर्शन चक्र है, उसका जो विश्लेषण करते हैं, तो जो उसके आधार पर जो दशाएं बनती है, वह भाव की दशा होती है। जन्म के समय प्रथम भाव की दशा होती है, द्वितीय वर्ष में द्वितीय भाव की, और तदनुसार वो चलती रहती है। और हर 12 साल बाद उसका वापिस उसी स्थान पर आगमन होता है। जो जमिनी दशाओं का विश्लेषण किया जाता है, उनमें राशि की दशा होती है ना, राशि दशा के आधार पर विश्लेषण किए जाते हैं। तो इस प्रकार भाव की भी दशा है, ग्रह की भी दशा है, और राशि की भी दशा होती है। इसके साथ साथ जमिनी सूत्रम में, या पाराशर जी ने भी जो जमिनी के सिद्धांतों को शामिल करते हुए जो प्रेडिक्शन किए हैं, उसमें नक्षत्र की भी दशा है, नक्षत्र विशेष की भी दशा का वर्णन उन्होंने किया है। यानी कि ग्रह के साथ साथ नक्षत्र की भी दशा है। तो आप देखिए कि भाव की भी दशा है, राशि की भी दशा है, ग्रह की भी दशा है, और नक्षत्र की भी दशा है। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए पाराशर जी ने जो दशाओं का विश्लेषण किया है, तो उन्होंने कहा है कि विश्वोत्तरी, इसका लघु पाराशरी में भी बड़ा विस्तृत विश्लेषण है। विश्वोत्तरी जो दशा है, वह सर्वमान, सर्वज्ञ, निर्विवाद, सभी पे लागू होने वाली दशा है। यानी सभी पे समान रूप से दशा वह लागू होती है। सर्वमान्य है, सर्वविज्ञ है, सार्वभौम है, सर्वोपरि है। वो कौन सी है? विश्वोत्तरी दशा। अनकंडीशनल, जिसमें कोई शर्त नहीं है, हर एक पे एप्लीकेबल है, वह है विश्वोत्तरी दशा, है ना। विश्वोत्तरी दशा, विश्वोत्तरी का मतलब होता है
विषोंतरी दशा 20 यानी 20 और 69 वो 69 का मतलब 100, तो 120 साल की ये दशा होती है। इसका आगे विश्लेषण करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, सार्वभौम है, सर्वज्ञ है और सब पे लागू होने वाली है, वो जो अनकंडीशनल है, जिसपे कोई शर्त लागू नहीं होती। इसके अलावा नक्षत्र पे आधारित बहुत सारी दशाओं का पाराशर जी ने विश्लेषण किया है, जो कंडीशनल है, विभिन्न शर्तों को पूरा करने पे वो लागू होती है। उनमें जैसे पंचोत्री दशा है, चतुर्शीतिमा है, शताब्दी का है, षट त्रिशितमा है, षट्यांशी है, द्विसप्तसीमा दशा है, षट त्रिशितमा दशा है ना। इस प्रकार से ये, और इस तरह से ये बाकी दशाएं, अष्टोत्री है, द्वादशोत्री है, षोडशोत्री है, ये 9 अन्य दशाएं हैं, जिनका 9-10 है जो कंडीशनल है, जो विशेष कंडीशन में ही देखी जाती है। अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो ये दशा देखी जाएंगी, अगर नहीं हो रही तो नहीं देखी जाएगी, है ना। कहने का आशय है कि अगर ये कंडीशंस है तो आप विषोंतरी के साथ इनको भी देखें और उनका आपस में सामंजस्य स्थापित करें। देखिए, विभिन्न, ये मैं आगे बताऊंगा कि विभिन्न दशाओं का विश्लेषण अब दिग्भ्रमित करेगा कि मैं इसको भी देखूं, उसको भी देखूं, उसको भी देखूं। दिग्भ्रमित नहीं होना। विभिन्न दशाएं जो हैं वह किस प्रकार प्रभावित कर रही है, कि मान लीजिए अधिकांश दशाएं जो है ना योगकारी ग्रह की जा रही है, तो वह काल उत्तम ही जाएगा। इसको मैं आपको स्थापित करना सिखाऊंगा, वो बात की बात है। इसी प्रकार योगिनी दशा है, वह भी नक्षत्र आधारित है। जमिनी की जो दशाएं हैं, चाहे वो मंडूक दशा हो, चाहे वो त्रिकोण दशा हो, चाहे वो त्रिभगा दशा हो, चाहे वह नक्षत्र दशा हो, चाहे वह शूल दशा हो, चाहे वह स्थिर दशा हो, है ना। ये सब दशाएं जो हैं वो जमिनी ऋषि ने 13 दशाओं का विश्लेषण किया है, और उनका विश्लेषण जब मैं जमिनी पढ़ूंगा तो उसमें उनका करूंगा। मैंने आपको सुदर्शन चक्र की बताई थी, इसके साथ साथ नक्षत्र दशा भी होती है, और एक विशेष दशा है जो जीव और देह पे आधारित है, वह कालचक्र दशा है। उसका विशेष विश्लेषण करेंगे, वह अलग से पढ़ी जाएगी। आज मैं बात करता हूं तो इनके काल भी अलग है, दशाओं के काल भी अलग अलग है। तो जब आगे बात करेंगे तो मैं आपको, अष्टोत्री है वो 108 साल की है, यहाँ पे मानव जीवन को 100 साल मानकर अब मैं विषोंतरी की बात करता हूँ, है ना। विषोंतरी चूंकि पहली दशा है, इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सर्वज्ञ है, सर्वमान्य है, सार्वभौम है, सभी पे लागू होने वाली है, और जो निर्विवाद है, जो निर्विवाद है, बिल्कुल परिष्कृत है, बिल्कुल सिद्ध है, बिल्कुल इसमें संदेह की कोई गुंजाइश है ही नहीं, संभव ही नहीं है। बाकी ये दशाएं और परफेक्शन के लिए काम आएंगी, इसमें और परफेक्शन में आप जा सकते हैं, पर आपको विषोंतरी तो आनी ही चाहिए, ठीक है। अब विषोंतरी का मतलब मैंने जैसा बताया आपको, ये 120 साल की महादशा होती है, और इसमें 9 के 9 ग्रहों की दशा आती है, 9 के 9 ग्रहों की दशा आती है, और उन दशा का जो क्रम है वह क्रम है आ का मतलब आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य, चम, यानी कि अगर कृत्तिका में चंद्रमा है, आपका चंद्रमा, क्योंकि हम जानते हैं कि दशा का निर्धारण चंद्रमा, जिस हमारा जो चंद्रमा है जन्म काल में किस नक्षत्र में है, उसके आधार पर विषोंतरी का निर्धारण होता है ना। किस नक्षत्र में है, एक नक्षत्र आप सबको पता है 800 कला का होता है, हर नक्षत्र एक, आपको पता ही है 800 कला का होता है, ठीक है ना। अब 800 कला के नक्षत्र में मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब काम कंप्यूटर करता है।
लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है ना, उस नक्षत्र की दशा, उसके नक्षत्र नाथ की दशा से शुरुआत होती है। और एक नक्षत्र 200 कला का होता है, सॉरी 800 कला का होता है। और एक नक्षत्र में हम सब जानते हैं, है ना, जो चरण कितने होते हैं, तो एक चरण 200 कला का 4 चरण होते हैं, है ना, ये हमारे को पता है। तो जितना कोई ग्रह उस नक्षत्र में, चंद्रमा उस नक्षत्र में चल लिया, चंद्रमा उस नक्षत्र में जितना चल लिया वह तो भुक्त हो गई, यानी कि उसको तो भुगत चुका आदमी, और उससे आगे की भोगेगा, है ना। जैसे मान लीजिए चंद्रमा कृत्तिका में है और यह कृत्तिका के 13-20 है। अब 13-20 में से 3-20 भोग चुका, मतलब 200 कला चल चुका। अब इसमें आएगी सूर्य की महादशा, तो 200 कला बटा में 800, और सूर्य की महादशा 6 साल की होती है, 600। तो इस अनुपात में आपकी सूर्य की महादशा आ जाएगी। ये तो भुक्त हो गई, ये तो मैं भोग चुका, और इसको आप 6 साल में से घटा दोगे, वह आप आगे भोगोगे। तो 1/4, तो 6 साल का 1/4 हो गया 1.5 साल, 1.5 साल हो गया ना। तो 1.5 साल तो मेरी होगी भुक्त, जिसको मैं भोग चुका, और बाकी 4.5 साल मैं भोगूंगा। नहीं, 4 साल 6 महीने में भोगूंगा, और 1 साल 6 महीने में भोग चुका। इस प्रकार से गणना की जाती है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? बस इतना समझो कि गणना कैसे की जाती है। गणना कैसे की जाती है, मान लीजिए आपको कुंडली मिली और सिर्फ चंद्रमा का नक्षत्र में कितना चलन है वही पता है, तो आप एक मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हो, यार ये इतना चल लिया, इतने साल की इसकी दशा होती है ग्रह की, तो इतनी तो भुक्त होगी, इतनी भोगेगा। बाकी उसके आगे की दशाएं तो पूर्ण पूर्ण चलेगी। तो प्रथम दशा के कैलकुलेशन में ही बड़ी बात है। तो प्रथम दशा किसकी होगी? जिस नक्षत्र में चंद्रमा है। प्रथम दशा किसकी होगी? जिस नक्षत्र में चंद्रमा है उसकी होगी, ठीक है ना। जिस भी नक्षत्र में चंद्रमा है उस नक्षत्र की होगी। उसका क्रम क्या है? आदित्य, यानी आदित्य, आदित्य यानी सूर्य, चम, चम यानी चंद्रमा, भो, भो का मतलब भोम, भोम मंगल को कहते हैं, रा, राहु, जी, जी यानी जीव, जीव यानी बृहस्पति, चंभोरा, जी से यानी शनि, बू, बू यानी बुध, के यानी केतु, सु, सु यानी शुक्र। ये आपको याद होना चाहिए। चंभोरा जी से बू के सु, चंभोरा जी से बुकेसु, चंभोरा जी से बुकेसु। ये आप बार बार इसका रिवीजन करो, बार बार मन में मनन चिंतन करो, तो आपको ये सीक्वेंस समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपको सीक्वेंस समझ में आ जाएगी और ये याद हो जाएगी, और यही सीक्वेंस आपको पूरी ज्योतिष शास्त्र में जो विश्वामित्री दशा की है ये जरूर आनी चाहिए। अब इनका दशावर्ष क्या होता है? तो सूर्य के दशावर्ष जो है वो 6 वर्ष है, चंद्रमा के 10 हैं, मंगल के 7 हैं, राहु के 18 हैं, बृहस्पति के 16 हैं, शनि के 19 हैं, बुध के 17 हैं, केतु के 7 हैं, और शुक्र के 20 हैं। शुक्र के 20 हैं। ऐसे टोटल अगर आप करोगे तो 120 साल ये आएगा। पूर्ण टाइम में मानव का जीवन 120 साल माना गया, आजकल थोड़ा कम हो गया। एक पूर्ण आयु व्यक्ति जो है ना 120 साल जीता है ना। जब दीर्घ हम आयुर्दाय पढ़ेंगे तो जब व्यक्ति पूर्ण योग प्राप्त करता है तो 120 साल की दशा आयु बताई गई है। अगर उसमें क्षीणता होती है तो 12 कम किए जाते हैं, है ना। तो वो उस पर करेंगे अपन। तो ये है
आचंभोराजी से बुकेशु, ये दशा वर्ष। मैंने आपको एक ग्रहों की स्थिति का एक विश्लेषण किया था, शायद आपको ध्यान भी होगा। सूर्य और ये चंद्रमा, यहाँ पे मंगल, यहाँ पे गुरु बृहस्पति, शनि, शुक्र सॉरी बुध और शुक्र। मैंने आपको बताया था कि सूर्य के पास होंगे वो है केतु, और सूर्य से इधर चंद्रमा के जो पास होंगे वो राहु। तो राहु यहाँ, ये केतु और ये राहु है ना। ये दोनों इनके पीछे है, इनके यूं मत मानिए, इन दोनों के पीछे हैं, इन दोनों के प्रभाव को पीछे लिए मैं, पर मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है ना। यह एक चक्र मैंने आपको बताया था। अब इस चक्र में अगर अपन जाएं तो सूर्य सबसे प्रकाशमान, उसके बाद चंद्रमा, भो यानी चंद्रमा का पड़ोसी, फिर सूर्य का पड़ोसी, फिर चंद्रमा का पड़ोसी राहु, जी से बू, उसके बाद सूर्य का पड़ोसी और सूर्य। ये कोई सिद्धांत से दिया हुआ है, इसके पीछे कोई सिद्धांत है, ये रिसर्च का विषय है। इसके बारे में मैंने इतने शास्त्र पढ़ दिए कि यह सीक्वेंस क्यों दिया गया, ऋषि ने यह सीक्वेंस क्यों दिया, ये बहुत ही गूढ़ विषय है, जिसपे बहुत रिसर्च की जरूरत है। जो मैंने अपना दिमाग लगाया, जो मैं सोचता हूं, तो उसका जो प्रभाव है वो मैं इस प्रकार पाता हूं कि भाई सबसे चमकदार और सारी कुंडली को प्रभावित करने वाले जो है वो सूर्य देव है। तो पहली दशा उनकी ही होगी, ये तो सर्वमान्य है। दूसरी दशा, दूसरे सबसे चमकदार नैसर्गिक बल को प्राप्त किए हुए चंद्रमा है। पहला नैसर्गिक बल को प्राप्त किया हुआ सबसे ज्यादा तेजमान जो है सूर्य है, दूसरे चंद्रमा है। स्वयं प्रकाशमान है, सबसे ज्यादा चमकीला रूप इनका ही दिखता है, ठीक है ना। तो आचम, फिर मंगल नैसर्गिक, उसमें भी सबसे ज्यादा बलवान है और इसके पड़ोस में भी है। अब इसके बाद भो, अब उसके बाद राहु। तो चंद्रमा के साथ जो राहु स्थापित है उनको लिया होगा जी से, तो ये सीक्वेंस पूरी हो गई। अब इधर से चलना है, बू और केतु को यहां लिया है, ये मेरे अभी तक नहीं समझ में आया, इसमें कोई राज है, वो मेरे नहीं समझ में है। आप लोग अपना विवेक लगाना और बताना। इस पर मैं भी रिसर्च कर रहा हूं, आप भी रिसर्च करो, क्या कारण है कि केतु को यहां लिया गया। और फिर शुक्र, जबकि केतु यहां है, तो शुक्र से पहले केतु को क्यों लिया गया, ये थोड़ा विचारणीय विषय है ना। ये थोड़ा सा एक विचारणीय विषय है, जो मैं काफी विचरण करने के बाद भी नहीं पकड़ पाया। कोशिश कर रहा हूँ कोई क्लू मिलेगा। एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च कर रहे हैं, एक ही जगह आके जहां नहीं पकड़ पा रही चीज, वो केतु देव है। हेलो, कोई सही तो बताएंगे है आप सर, किसी को? सर ये सही तो बैठ रहा है। कैसे, जब बताइए। जैसे ये चंद्रमा, पहले चंद्रमा के साथ मेरे इससे सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य के बाद मंगल, फिर चंद्रमा के बाद राहु, फिर गुरु शनि, हाँ, फिर चंद्रमा के बाद बुध, फिर सूर्य के पास हाँ, केतु, और हाँ, फिर शुक्र सेंटर में। हाँ यार, बात तो सही कर रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कोई है राज है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इस पे और मनन, बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया सुधीर जी आपने। पर इसको और अपन है ना साइंटिफिकली भी, आपकी बात सही लग रही है, बिल्कुल सही है ना। ये एक क्रम है जो मैंने काफी एक मैंने वीडियो सुना था किसी बहुत बड़े ज्योतिषी का, और वो वीडियो में कह रहे थे कि अगर आपको ये सीक्वेंस जाननी है तो आपको पाराशर जी के पास जाना पड़ेगा। मैं कह यार ये कैसे संभव है,
ये ऐसा कैसे संभव है कि उन्होंने बिना आधार के कोई चीज बनाई हो? ऐसा कैसे संभव है? बिना आधार के, बिना लॉजिक के तो कुछ है ही नहीं ज्योतिष में। एक एक चीज जब इतनी प्रिसाइज है तो देर वाजे सम सीक्रेट वो हमको नहीं पता चल रहा। तो मैं काफी दिमाग लगाया, तो मैंने सारे ग्रहों की स्थिति को, और इसके आधार पर ही देखिए आप, हमारी चाहे हो रहा हो, चाहे हमारा चौगड़िया हो, चाहे ग्रह को सीक्वेंस हो, चाहे हमारा दशा चक्र हो, सब इसी आधार पर है। आप देखिए कितना प्रिसाइज है, चाहे हमारा वार हो, चाहे हमारे कोई भी मुहूर्त की गणना हो, वो सब इसी आधार पर होती है। अब देखिए सब सब कुछ, चाहे वो 24 घंटे की निर्धारण हो, वह भी इसी से है, जिसको हो रहा कहा गया हमने। बिल्कुल सही। तो ये एक मेरे मन में था, तो आपको याद रखने में ये बहुत सहयोग करेगा। क्यों साहब, करेगा? हेलो? जी सर जी। है ना? तो ये मैंने इसलिए इसको रखा। अब बात आती है दशावर्ष की। इसके पीछे भी एक कोई न कोई बड़ा क्लू है कि भी दशावर्ष इस तरह से अलग अलग क्यों हुआ। तो मेरा ये मानना है कि पृथ्वी से ग्रह की सापेक्षिक दूरी और उसका नैसर्गिक बल के अनुपातिक रूप से दशावर्ष दिए गए हैं। मेरा ये मानना है पृथ्वी से, क्योंकि जैसे सूर्य अत्यधिक गर्मी का कारक है, अत्यधिक उष्मा है, अत्यधिक वो है, पृथ्वी से सबसे पास पड़ता है चंद्रमा के बाद, है ना? सबसे ज्यादा बल है, सबसे ज्यादा तो उसके दशावर्ष सबसे कम 6 वर्ष दिए। अगर वही 20 साल हो तो तपा के रख देगा आगे। अब 20 साल सहन कर सकता है। तो मेरे को लगता है एक कोई सामंजस्य ऐसा स्थापित किया है कि दूरी और उसका नैसर्गिक बल के आधार पर उसको दशावर्ष दिए गए हैं। उसके बाद चंद्रमा को 10 साल दिए गए हैं। तो चंद्रमा पास में है और ठंडा है, सूर्य से बहुत कम उसका उष्मा तत्व होगा, तो उसको अनुपातिक रूप से, अब वो क्या अनुपात है वह खोज का विषय है, उसमें मैं भी कार्य कर रहा हूँ। जिस दिन मैं संतुष्ट होऊंगा आपको बिल्कुल संतुष्ट करूंगा। राइट? फिर आते हैं मंगल। अब मंगल वही उष्मा के कारक है, गर्मी के कारक है, सूर्य के पास पड़ते हैं, पृथ्वी को पूरी तरह से उग्र है, मतलब उष्मा और अग्नि तत्व की प्रधानता है, तो उनको 7 ही वर्ष दिए गए। कुजवत केतु, उसको भी केतु की अग्नि को तो ये कहा गया है कि ये जो है जल को भी जला, मतलब जल को जला देता है 1 मिनट। मतलब ये केतु इतने जबरदस्त अग्नि तत्व होते हैं कि शमशान की अग्नि है ये। केतु शमशान की अग्नि है जो सब कुछ जला देती है। गीली से गीली लकड़ी लगा दो वो भी जल जाएगी तुम्हारा, वो केतु की वजह से, केतु देव की वजह से, है ना? उस तरह की अग्नि है उनके अंदर। तो वह भी 7 वर्ष। अब जो कूलेस्ट वन which is far away from sun, और कूलेस्ट वन दैट इज शुक्र, जिसको जल तत्व कहा गया, पूरी तरह जल, और जलीय ही है क्योंकि हमारा रसायन है। आज के वैज्ञानिकों ने भी ये पाया है कि शुक्र बिल्कुल जलीय है। तो हाईएस्ट इसको दिया गया 20 साल, क्योंकि ये इसको आदमी 20 साल तक सहन कर सकता है, शुक्र की मदद से, क्योंकि इसमें अग्नि है ही नहीं, स्थिरता है, अग्नि है ही नहीं। स्थिरता और चर दोनों का समागम है, साथ ही अग्नि है ही नहीं। तो ये इसको सबसे ज्यादा टाइम वो दिया गया, और ये दूर भी है पृथ्वी से दूर भी है, तो इसलिए इसको। अब आता है शनि। शनि इज आल्सो कूलेस्ट वन, लेकिन उसका नेगेटिव भी है और वो पृथ्वी से बहुत दूर भी है। तो उन दोनों को शायद एडजस्ट करते हुए, अब वो किस रेशियो में एडजस्ट किया, दैट इज येट टू बी फाइन। उसको कर रहा हूं मैं। 1-2 का पकड़ में आ गया, वो कोई दिन नॉट पकड़ में आएगा तो खटाक से सारे खुल जाएंगे, है ना? तो वह शनि को 19 साल दिए गए। बुध आप जानते हो, दैट इज आल्सो ए कूल प्लेनेट, हरा रंग कूलनेस देता है, बुध कूल है ना? अग्नि की कोई मात्रा ही नहीं होती, इसलिए मंगल उसको शत्रु मानते हैं, है ना? तो वो उसको 17 साल दिए गए। चंद्रमा के साथ विराजे हुए राहु 18 साल,
ये थोड़ा विचारनीय विषय है। इनको राहु देव ठंडक के कारक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। केतु से बिल्कुल विपरीत है, जैसा हमने पढ़ा था कि राहु जो है, केतु वो है जहां सूर्य की रोशनी जाकर एक साथ इकट्ठी होकर अग्नि पैदा करती है, और उसके पिछला हिस्सा जो है वो राहु है। यानी कि उत्तरी ध्रुव जो चंद्रमा का पथ है, उसका उत्तरी ध्रुव, उत्तर का जो एरिया है, वहां पे जो काटते हैं वहां है, तो वहां गर्मी कम होती है, ठंडा है, बिल्कुल कूल होता है, तो वहां राहुदेव को दिया गया। तो इस तरह इसमें कोई क्लू छिपा हुआ है, कोई क्लू है, वो सिर्फ नोट पकड़ में आने की जरूरत है कि भाई ये फॉर्मूला लग के निकला है, एक दो का मेरे को मिल गया है। तो मैं भी एस्ट्रोनॉमी पे भी रिसर्च कर रहा हूँ, और आप लोगों से भी कहूंगा कि आप ये थोड़ा सा प्रयास करें, जो विशारद कर चुके हैं, जो ज्यादा जानते हैं, वो अवश्य करें। बाकी लोग भी अपना दिमाग लगा के कोशिश करें, राइट। तो सर ये, प्रणाम सर। हाँ जी, खुश रहो। सर हाँ ये जी, सर ये मतलब हाँ, और ग्रह का तो चलो कोई ना कोई प्रोपोर्शनेट है, दूरी है, आकृति अलग हम्म, अलग है, लेकिन सर हम्म। राहु केतु तो सर लगभग बराबर होते हैं, उनका भूत नहीं, चक्र में बराबर भी नहीं होते गति हैं। एक ही ना होती है। ना 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 ना, बराबर नहीं होते हैं राहु के। सूर्य से पास में होते हैं केतु, सूर्य से बहुत दूर होते हैं राहु। उत्तर में, चंद्रमा के उत्तर में राहुदेव होते हैं, और वो दक्षिण में होते हैं। बिल्कुल रात दिन का अंतर हो गया, ओके सर, ओके एक साथ। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल 180 डिग्री पे होते हैं भाई, बिल्कुल एडवर्स, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए देखिए रिसर्च का बात है। अपन जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं और रटी रिटाई बातों पे नहीं चलेंगे, वो है, लेकिन उसका आधार भी अगर हमको मिल जाए तो हमारा और परफेक्शन बढ़ जाएगा, और परफेक्शन बढ़ जाएगा। आप देखिए आयुर्दाय जब पढ़ोगे आप, तो शनि और शुक्र को सबसे ज्यादा आयु 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 बढ़ाने वाला माना गया। सबसे ज्यादा आयु बढ़ाने वाले ग्रह शुक्र और शनि को माना गया। यहाँ तक कि शुक्र शनि, बाकी ग्रह अस्त हो जाते हैं, तो जब अंश आयु है ना, और ये निसर्ग आयु जब कर पढ़ेंगे हम आयुर्दाय में, तो वहां आप देखेंगे कि बाकी सब ग्रह अस्त होने के बाद उनकी आयु को आधा किया जाता है, लेकिन शनि की और शुक्र की आयु को नहीं आधा किया जाता। तो ये आयु में विशेष रोल अदा करते हैं। तो वह भी एक कारण है कि इनको दशावर्ष ज्यादा दिया गया, वह भी एक कारण है जो इनको दशावर्ष ज्यादा दिया गया। तो इनकी गति, इनकी पृथ्वी से दूरी, और इनका आकार, जो मैं समझ पाया हूं, आप भी थोड़ा प्रयास करना। अपने पास यूट्यूब और गूगल वगैरह बहुत सारी वो सुविधाएं हैं। तो जो आधार लिया होगा, ग्रह की गति, पृथ्वी से दूरी, और स्वयं का आकार और स्वयं का आकार, मेरे को लगता है जो सारा सारा राज छिपा पड़ा है ना, वो इसमें है। जो सारा राज है इन दशावर्ष को देने में, 120 साल में, वो है इन पे आधारित है। आप इसमें उसका प्रकाश क्षेत्र भी ले सकते हो, नैसर्गिक प्रकाश, या नैसर्गिक शुभता शुभता है, नैसर्गिक प्रकाश ले सकते हो। तो इसके आधार पर यह गणना की हुई है। इसको मैं भी खोज रहा हूं, आप लोग भी थोड़ा करिएगा। तो दशा कैसे निर्धारित होती है, दशा क्रम क्या है, और उनके जो है वर्ष क्या है। हर दशा में ये वर्ष बदलते हैं, और प्रथम दशा बदलती है, जिसके आधार पर हर दशा में नक्षत्र कोई अलग लिया जाता है। जैसे राहु की महादशा अष्टोत्तरी की बात करेंगे तो आद्रा से शुरू होती है, षोडशोत्तरी की बात करेंगे तो रेवती से, नहीं सॉरी, द्वादशोत्तरी की बात करेंगे तो रेवती से शुरू होती है। ऐसे विभिन्न दशाएं जो है विभिन्न विभिन्न नक्षत्रों से शुरू होती है, राइट। तो ये इसका एक प्राथमिक जो प्रारूप है वो ये है विषुवंतरी दशा का। इसमें किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मेरे से पूछ सकते हैं। हेलो हेलो।
किसी का कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। हेलो हेलो। सर एक बार वर्ष फिर से बोल दीजिए सबके, जैसे सूर्य बिल्कुल के बिल्कुल 6 साल। बिल्कुल 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 बोलता हूँ, एक मिनट। आ यानी सूर्य, आदित्य, इसके 6 वर्ष। चंद्रमा, इसके 10 वर्ष। भो यानी मंगल, भो का मतलब भोम यानी मंगल, 7 वर्ष। आचंभो, रा यानी राहु के 18 वर्ष। जी यानी जीव यानी बृहस्पति को जीव बोलते हैं, इसलिए देह का कारक माना गया, 16 वर्ष। जी, स यानी शनि के 19 वर्ष।